एक बार फिर आपका स्वागत है काव्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आरसीएटी जो कोर्स है उसके जो लेसन है प्रत्येक लेसन को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे और उसके बाद उस लेसन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरसीएटी का एग्जाम है उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में मतलब सेम टू सेम मिलते हैं, हमको बार बार वही क्वेश्चन छापे जाते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। पहले हम लेसन को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कहां से आता है। पहला जो हमारा लेसन है वो है कंप्यूटर से परिचय। और जैसा कि आप सबको पता है कंप्यूटर एक मशीन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो मशीन किस तरह काम में आती है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके अलग अलग क्या प्रकार है, किस तरह मतलब वो काम में ली जाती है। तो कंप्यूटर से जो परिचय है वो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर का परिचय कुछ इस तरह दिया गया है बुक में। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। वेब टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास ने एक ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। तो आप सबको पता है इंटरनेट के थ्रू आज हम देखना चाहते हैं कि कोई भी रिजल्ट है वो 1 सेकंड में, उसके अलावा कोई फाइल है वो एक दूसरे यूजर के पास 1 सेकंड में, उसके अलावा आप बहुत सारी प्रक्रिया दिन में करते हैं वो इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। और मोबाइल फोन जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल की जो पीढ़ी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मोबाइल विदाउट इंटरनेट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो 5G इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उससे पहले 4G 3G 2G इस तरह इंटरनेट आपने यूज किया है। इसी तरह मोबाइल की जो पीढ़ी है वो भी बहुत आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आप सबको पता है जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम, स्मार्टफोन जिसको आप बोल रहे हैं, वो भी एक कंप्यूटर का हिस्सा है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान और विकास की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए नए अनुभव से अवगत करवाता रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन और प्रकाशन प्रयोजनों के लिए छात्रों, इंजीनियर, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर बना दिया है। विद्यार्थी कक्षा में नहीं बल्कि जब यह यात्रा कर रहा है तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो आप सबको पता है कि आज छोटी सी जो डिवाइस जिसको स्मार्टफोन आप बोल रहे हो उसमें आप सब कुछ कर रहे हो, गणना कर रहे हो, उसके अलावा कोई भी वीडियो है वो देख रहे हो और कोई भी न्यूज है आपके पास 5-10 सेकंड में आ रही है इंटरनेट पर। तो सारे के सारे जो आयाम है वो कंप्यूटर प्लस में जो नई टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की उसके बिना संभव नहीं है। उसके बाद में आगे इसने लिखा है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है उससे हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, खरीदारी और कई अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना के सुपर हाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान कर लेना, वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं जहां पर सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर के एक बटन पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपको पता है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम किस सूचना के हाईवे से गुजर रहे हैं या सूचना सुपर हाईवे है क्या। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है उसके साथ कंप्यूटर और मोबाइल दोनों मिलके जो सूचना है वो फुल स्पीड से हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उसको सूचना का सुपर हाईवे बोला है। उसके बाद में आगे दिया गया है कंप्यूटर का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब आप सब जानते हो कि कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी कंप्यूटर अलग अलग तरीके से डेटा प्रसंस्करण यानी वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी एक साथ में कितना डेटा आगे प्रोसेस कर सकता है उसकी क्षमता के आधार पर आगे उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य यानी किस पर्पज के लिए वो कंप्यूटर तैयार किया गया है, डेटा को संभालने की क्षमता यानी वो कितना जीबी, कितना टीबी, कितना योटोबाइट तक डेटा संभाल सकता है, वो उसके आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। और कार्य क्षमता यानी उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, आकार, भंडारण क्षमता यानी वो स्टोरेज कितना कर सकता है, इसके आधार पर कंप्यूटर को क्या किया गया है, वर्गीकृत। इधर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। कंप्यूटर का जो पहला प्रकार है एनालॉग, फिर डिजिटल, फिर हाइब्रिड। कंप्यूटर 3 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, आरसीएटी प्लस कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कंप्यूटर के प्रकार, खाली जगह छोड़ देता है और आपको पूछता है कि एनालॉग है, हाइब्रिड है और एक कौन सा होगा, तो डिजिटल होगा। एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल तीनों आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनालॉग और जो हाइब्रिड कंप्यूटर थे वो शुरू में आए, उसके बाद में वो कंप्यूटर क्या हो गए, बंद हो गए। क्या हो गए, बंद हो गए। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर में
जो वैज्ञानिक थे कंप्यूटर के, उन्होंने उसमें उनको आगे बढ़ाया और डिजिटल कंप्यूटर के क्या है 4 प्रकार बना दिए। यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, चारों हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो हम कंप्यूटर यूज करने हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। आगे चलते हैं। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार तक बड़ा और एक लैपटॉप जितना छोटा हो सकता है, आप सबको पता है। उसके बाद में आगे लिखा है मोबाइल या माइक्रो नियंत्रक और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के भी हो सकते हैं, यानी मोबाइल जितना छोटा है उतना छोटा कंप्यूटर हो सकता है। एम्बेडेड जो बहुत छोटी डिवाइस होती है उसके जितना भी छोटा हो सकता है। उसके बाद में आगे लिखा है एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के भी हो सकते हैं। और कंप्यूटर के 4 प्रकार है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, जो हम विस्तारित रूप से अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है सुपर कंप्यूटर। सुपर से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है हाल फिलहाल। आगे जो आने वाली जनरेशन है उसमें हो सकता है और शक्तिशाली कंप्यूटर आए, लेकिन अगर हाल फिलहाल बात करें तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वर्तमान में। कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। यहाँ पहली लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा का सीधा एग्जामिनर छाप देता है यहाँ से क्वेश्चन उठा के। आगे लिखा है सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना है, उसके अलावा उन्हें नियंत्रित करना है, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? सबसे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। कौन से कंप्यूटर को यूज करने के लिए? सुपर कंप्यूटर। ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम क्या था? CDC6600। CDC6600। और कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था। याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1964 में बनाया गया। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? सुपर कंप्यूटर 1964 में, और इसका नाम क्या था? CDC6600। उसके बाद में इस कंप्यूटर का उपयोग क्या है? यह कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी के भी काम आता है। उसके अलावा भूकंप की जानकारी लेनी है तो आप भूकंप की जानकारी भी ले सकते हैं, और संचार में काम आता है। तीनों उपयोग आपको याद रखने हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या काम आ रहा है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की जानकारी के लिए, संचार के अंदर भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। उसके बाद में कंप्यूटर, इन कंप्यूटर के और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे हथियारों के परीक्षण करना है, नाभिकीय हथियारों के प्रभाव को जानना है, या उसके अलावा जो बड़े प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। अब आप ये ध्यान में रखना कि सुपर सबसे शक्तिशाली है और सुपर का काम भी सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में इसके जो उदाहरण है वो आपको याद रखने हैं। IBM स्क्वा है वो अमेरिका में तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर। फिजिक्स 2K कंप्यूटर है वो जापान में तैयार किया गया। परम सुपर कंप्यूटर भारत में तैयार किया गया। तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर अलग अलग देश में तैयार किए गए हैं। और सुपर कंप्यूटर आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? नाभिकीय हथियार, उसके अलावा हथियारों के जो परीक्षण है, या नासा जो वैज्ञानिक है नासा के अंदर वो उसका प्रयोग करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी है, भूकंप की जानकारी लेना है, ये सब किस कंप्यूटर के द्वारा संभव है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा संभव है। उसके अलावा आप यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का चित्र देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। सुपर कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। और CDC6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, 1964 में तैयार किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले कंप्यूटर पर चलता हूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 2 नंबर हमारा जो प्रकार था मेन फ्रेम कंप्यूटर, सीधी सी बात है वो क्या काम आता है? बिग डेटा एक जगह स्टोर करने के काम आता है। बिग डेटा क्या होता है? जैसे ये मेन फ्रेम काफी महंगे होते हैं और इनका सरकारी संस्थाओं में इनका काम है वो, यानी इस्तेमाल है वो सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। उसके अलावा बड़ी व्यवसायिक फर्म है या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उचित शीतलन यानी प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए वहां पर, और अन्य दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यवसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनी उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करती है। तो आपको समझ में आ गया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ग्राहक का जो डेटा है बिग डेटा है, यानी बड़ी मात्रा में जो डेटा है अगर वो रखना है किसी कंपनी को, किसी बैंक वाले को, तो वो क्या करेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करेगा। फिजिक्स 2 ICL VME इसका उदाहरण है।
उसके अलावा इटेची Z800 भी इसका उदाहरण है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगले कंप्यूटर पर चलते हैं, मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। अब छोटे व्यापार की बात आ गई है। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, मतलब उनसे शक्तिशाली अगर होते तो फिर इसका ही नाम आता, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं, यानी ये काम जरूर करते हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा काम है, वैज्ञानिक जो बड़े बड़े प्रयोग करते हैं, उनमें ये कंप्यूटर काम में नहीं लिए जा सकते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों और मिडिल उत्पादन सदनों में किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण K202 है, टेक्सटार्ट इंस्ट्रूमेंट TI 990 है, SDS 92 है। ये तीनों के तीनों मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और आपको ध्यान रखना है, एकल उपयोगकर्ता का मतलब क्या है, यानी सिंगल जो यूजर है वो, और बहु उपयोगकर्ता का मतलब है अगर आप चाहो तो वो कंप्यूटर दूसरे यूजर को भी यूज करने के लिए दे सकते हो, तीसरे को दे सकते हो, वो बहु उपयोगकर्ता हो जाएगा। अगर आप खुद अकेले यूज करना चाहते हो तो अकेले भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट हमारा प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे लैपटॉप है, पीडीएस टैबलेट है और स्मार्टफोन है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अब आपको समझ में आ गया कि हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, वो माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काफी तेज गति से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में सबसे सस्ते होते हैं और एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संचार, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य दूसरे ऑफिस कार्य को करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर यूज किया जाएगा। हमने अभी कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे तीन, कितने प्रकार के? तीन, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें आगे और प्रोसेसिंग हुई और उसमें चार प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। सबसे पहले हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा, फिर हमने मिनी कंप्यूटर पढ़ा और लास्ट में हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा। अब आपको हम बताते हैं कि कंप्यूटर के जो लाभ है वो क्या हो सकते हैं। कंप्यूटर के लाभ, इनकी जो विशेषता है उससे पता चलेगा। स्पीड, आप सबको पता है कंप्यूटर की स्पीड बहुत मायने रखती है। कंप्यूटर बहुत स्पीड से कार्य करता है। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। अब डेटा को प्रोसेस करने का क्या तात्पर्य है, अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को तो वो बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद में वो क्या करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संशोधित करने के लिए कुछ ही सेकंड लेता है, यानी आपके पास अगर बड़ी मात्रा में डेटा है तो कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में उसको सोल्व करके आपको दिखा देगा। मान लीजिए आपने कोई फाइल दी है, उसको वो पढ़नी है, ओपन करनी है या उसको डिलीट करना है या किसी के पास भेजना है तो उस पर बहुत जल्दी कार्य करता है। अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में ही संशोधित किया जा सकता है। 1 लाख निर्देश को वो 1 सेकंड से कम टाइम लेता है और संशोधित कर देगा। उसके बाद में उसकी अगली विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। आप सबको पता है कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हो तो वो एकदम परिणाम सही देगा। हो सकता है परिणाम गलत आया है तो वहां पर यूजर की गलती है, ना कि कंप्यूटर की। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो कंप्यूटर एकदम सही स्टिक परिणाम देगा आप सबको। उसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गिगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप कंप्यूटर को गार्बेज दे रहे हैं तो वो आपको गार्बेज ही देगा। अगर आप कंप्यूटर को बढ़िया चीज दे रहे हैं तो कंप्यूटर आपको बढ़िया आउटपुट देगा। उसके बाद में उच्च संचयन क्षमता है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी मात्रा के डेटा को कंपैक्ट ढंग से स्टोर कर सकते हैं। कंपैक्ट मैनर से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर। कोई भी जानकारी डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक स्टोर रख सकता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है, मतलब बार बार आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में एक बार सेव कर दिया तो सेव कर दिया। उसके बाद में इसका लाभ है यानी विशेषता, वर्सेलाइटिलिटी यानी विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम पत्र लिखने, उसके अलावा पत्रक तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंध बनाना है, अगर अस्पताल का प्रबंधन करना है, बैंकिंग का कार्य करना है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर को आप अलग अलग कार्य में काम में ले सकते हो। उसके बाद में है डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से क्या होता है, मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संशोधित करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को संशोधित करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर को आप जब भी पहला इनपुट दोगे, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आप यूज करोगे, कंप्यूटर लास्ट तक वैसे ही कार्य करता रहेगा। उसके बाद में कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। कंप्यूटर एक मूक मशीन है और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में
आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर का कोई भी इंटेलिजेंस यानी आईक्यू को ऐसे नहीं होता है उसका, यानी कोई भी बौद्धिकता स्तर नहीं बोल सकते, उसमें बुद्धि नहीं होती है। तो उस कंप्यूटर के अंदर आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है, यानी कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं करेगा, यूजर के द्वारा ही कंप्यूटर को कार्य करना होता है। उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर दिया गया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक दूसरा नाम है, आप सबको पता है। उसके बाद में प्रोग्रामों का जो संग्रह है, यानी एक से अधिक प्रोग्राम है, उसको सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है। और इनका जो विशेष पर्पज है, यानी ये क्यों तैयार किए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए आपके पास एमएस वर्ड है, आपके पास पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वो क्यों तैयार किया गया, उसका एक पर्पज है। उसके बाद में प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो कि विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा कंप्यूटर खुद तैयार होता है। हार्डवेयर के बाद हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता को सूचना का आदान प्रदान करता है, मतलब जो यूजर है उससे सूचना का आदान प्रदान करेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का एक समूह है। यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक खुद अकेला प्रोग्राम नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका पहला उदाहरण बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का ही दूसरा नाम है। जो भी कंप्यूटर या डिवाइस तैयार की गई है उसमें एक ओएस जरूर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी संसाधनों सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारी विंडोज है जिसके बारे में आप सुनते हो, विंडोज 7 एक्सपी है, उसके अलावा विंडो 8 है, 8.1 है, विंडो 10 है, 11 है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में लिंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, लिंक्स है, यूनिक्स है, ये भी कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशन में काम में लिए जाते हैं। इनका पर्पज अलग होता है। वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड है, वितरित है, रियल टाइम है। लिंक्स और यूनिक्स है वो कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद में यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो आया है। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जैसे डीफ्रैगमेंटर, अवांछनीय फाइल को हटाने और डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होती है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएससीआईटी और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, डीफ्रैगमेंटर क्या काम आता है। उसके अलावा सीधा पूछा जाता है अवांछनीय फाइल अगर हमें हटानी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर है। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर के साथ प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। तो आप अगर कोई भी कंप्यूटर यूज करें उसमें दूसरी डिवाइस आपको अटैच करनी है, मान लीजिए प्रिंटर या फिर उसके अलावा और कोई डिवाइस, स्कैनर वगैरह कुछ भी अगर यूज करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस ड्राइवर होने चाहिए। डिवाइस का मतलब उपकरण है, वो उपकरण जोड़ने के लिए आपके पास ड्राइवर होने चाहिए। उस ड्राइवर के थ्रू आप उस कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करवा सकते हो उस डिवाइस के साथ। तो डिवाइस ड्राइवर वो भी किस में जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में सर्वर, अगर आपने एक से अधिक कंप्यूटर जोड़ रखे हैं तो वो भी सर्वर बनेगा, और सर्वर बनेगा वो भी किसके अंदर जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग रहेगा। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर की जरूरत पूरी करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से यूजर के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, याद कर लेना। एंड यूजर प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। कुछ प्रोग्राम जैसे डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन
के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये बेसिक किस तरह है, मान लीजिए आपको व्यापार में अलग अलग तरीके की ऐप की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन में अलग है, उसके अलावा मेडिकल साइंस में अलग प्रोग्राम की जरूरत होती है, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, तो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे संदेश भेजने, दस्तावेज तैयार करने, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता कोई कभी भी एमएस वर्ड की फाइल बनाता है तो मार्जिन, लाइन स्पेस, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है, अपने अनुसार चेंज भी कर सकता है जो यूजर होता है वो। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यूजर की जरूरत पूरी करने के लिए जो प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट में रंग भरना है, शीर्षक और तस्वीर आवश्यकता अनुसार जोड़ सकता है यूजर। उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण है वो आरसीईटी में बहुत बार पूछ लिया गया है। एक वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन, कंटेंट खोजने के लिए किया गया है। जो ऑफलाइन मतलब घर पे पढ़ते हैं, क्लास नहीं लेते हैं आरसीईटी के, वो इसको पक्का रट लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर क्या है ये इसने बता दिया, अब उसके नाम बता रहा है आपको। वेब ब्राउजर के नाम दिए गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है और सफारी। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज भी है जो विंडो के साथ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब ब्राउजर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद में स्पेशलाइज एप्लीकेशन दी है। स्पेशलाइज एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम है जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं जो ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि, इन सब के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी और अलग अलग प्रोग्राम की जो जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन के साथ मिलके काम करता है। सबसे पहले सिस्टम की जरूरत होती है और उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो हमारा प्रोग्राम है वो यूजर की जरूरत पूरी करता है। यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हो, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है, इधर एप्लीकेशन दिया गया है। कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है, तो कौन बनाता है कार्य करने के लिए सक्षम? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके बाद में ये जरूरी है कंप्यूटर के अंदर। इधर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा, डॉक्यूमेंट के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा। उसके बाद में वैकल्पिक उपयोग आवश्यकता पर निर्भर करता है, जरूरी नहीं कि आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यानी जो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है वो इंस्टॉल करोगे। हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर संभव ही नहीं है। और सॉफ्टवेयर की जो संख्या है वो कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यानी एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक से अधिक होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निर्भरता की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है? आत्मनिर्भर। इसे बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो निर्भर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है। अगर इसके पास कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। एप्लीकेशन को रन करने हेतु आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक जो जरूरी वातावरण है उसके लिए आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करना होगा कंप्यूटर में। तो इस तरह दोनों में तुलना की गई थी। आगे चलते हैं, हार्डवेयर की बात करता है। हार्डवेयर आप सब जानते हो, कोई भी कंप्यूटर की डिवाइस है जिसके आप हाथ लगा के छू के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी घटक की स्थिति का वर्णन करने के लिए जिसे देखा और छुआ जा सके इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी शामिल है। इस तरह से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच और उसके अलावा और भी कोई डिवाइस जो बच गई है जिसके हाथ लगा के छू के आप महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी किस में जाएगी? हार्डवेयर में। अब जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो किस तरह काम करते हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उन्हें पेरिफेरल उपकरण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। पेरिफेरल जो कंप्यूटर में बाद में जोड़ी जाती हैं वो सारी डिवाइसें पेरिफेरल उपकरण में आती है। पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट जो कंप्यूटर को इनपुट देती है, स्टोरेज जो स्टोर करती है, आउटपुट कंप्यूटर से हार्ड कॉपी जो बाहर निकलती है, यानी आउटपुट जो बाहर आता है, जैसे हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड, ये प्रिंटर, इनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। हम अलग अलग पढ़ते हैं अभी। इनपुट डिवाइस कौन सी है? एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है। यूजर से जो इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है वो कौन सी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस होगी। उसके बाद में लिखा है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल
सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचालित करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर यूजर इंटरफेस के लिए डिजाइन में एक आम तत्व के द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके पास एक डिवाइस होगी, उस डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर को आसानी से कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद में आउटपुट की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसको मनुष्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाता है। उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। यहाँ पर आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, यहाँ पे कंप्यूटर से आउटपुट लिया है। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, किस डिवाइस के थ्रू करेगा? कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस है। ये सारी की सारी किस में जाएगी? प्रोसेसिंग डिवाइस में। उसके बाद में हमें करनी है स्टोरेज। क्या करनी है? स्टोरेज। स्टोरेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। इनमें हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव शामिल है। तो इस तरह कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसके बाद में डायग्राम में बताया गया है इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। ट्रैक बॉल है, टच पैड है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, सारे इनपुट है। प्रोसेसिंग की बात करें तो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम से क्वेश्चन पक्का आता है। इनपुट से पूछ सकता है, प्रोसेसिंग से पूछ सकता है, आउटपुट जो मॉनिटर है, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर आदि। बाकी विस्तारित रूप से नेक्स्ट लेसन में चर्चा की जाएगी। स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारे के सारे स्टोरेज होते हैं। तो ये इस तरह से इसने चार भागों में अलग अलग विभाजित कर दिए। उसके बाद में है कंप्यूटर का उपयोग। तो उपयोग बहुत सिंपल है, आप सबको पता है। घरों में कंप्यूटर का उपयोग होता है, वो किस लिए होता है? बच्चों के लिए होमवर्क, स्कूल ये जो बच्चे हैं उनके होमवर्क के लिए, मनोरंजन, आप सब जानते हो मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया में भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है तो भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर कहाँ काम में लिया जा सकता है? जो स्मार्ट क्लास है उसमें काम में ले सकते हो आप। स्मार्ट क्लास का मतलब आज के टाइम में सब जानते हैं। अगर आप घर बैठे कोई भी क्लास ले रहे हैं तो बिना कंप्यूटर वो संभव नहीं, आप सबको पता है। ऑनलाइन अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं वो भी कंप्यूटर के बिना संभव नहीं, यहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी, यानी अगर आप कुछ भी बुक वगैरह अगर कंप्यूटर प्लस मोबाइल या और कोई डिवाइस में पढ़ रहे हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आता है। तो ये कंप्यूटर के उपयोग है जो बहुत सिंपल है। उसके बाद में अनुसंधान परियोजना के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में कहाँ कंप्यूटर काम में लिया जा सकता है? तो व्यवसाय के अंदर सबसे पहले संचार, यानी एक से अधिक कम्युनिकेशन, कोई भी मान लीजिए कंपनी है या फिर कोई वर्ग है उसको अगर जोड़ना है तो वहां पे कंप्यूटर यूज कर सकते हो। बिक्री और विपणन के अंदर भी आप कंप्यूटर काम में ले सकते हो। मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है आज के टाइम में। उसके अलावा अगर बात करते हैं कंप्यूटर मानव संसाधन के अंदर भी बहुत ज्यादा काम में आ रहा है और कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण के रूप में भी सबसे ज्यादा काम में लिया जा रहा है आज के टाइम में। तो इस तरह आप सबको पता है कंप्यूटर का उपयोग, एक आसान सी बात है कि कंप्यूटर का उपयोग कहां पर लिया जाता है। उसके बाद में इस लेसन में जो कुछ क्वेश्चन है जो बुक में दिए गए हैं वो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज 7 है वो क्या है? पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो विंडोज 7 है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज 7। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में प्रदान करता है? तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ही एप्लीकेशन को चलाने के लिए अनुमति देता है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही, कंप्यूटर से जो आउटपुट बाहर निकलता है, स्कैनर इनपुट है, प्लॉटर है वो आउटपुट है, टेप एक प्रकार की मेमोरी है, सॉफ्टवेयर अलग बात होती है। सॉफ्टवेयर ना इनपुट में आता ना आउटपुट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण पूछा है तो प्लॉटर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो आप सबको पता है कंप्यूटर की भी एक सीमा होती है। स्पीड है कंप्यूटर में, शुद्धता भी है, परिश्रम भी है, लेकिन कंप्यूटर में क्या नहीं होती है? बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर बुद्धि का क्या होता है? अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है ये आपको बताना है। विंडोज 7 है, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज 7। बाकी के सारे तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे हैं, क्या आप सबको पता होना चाहिए। सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर। तो इसकी बात क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हमने किया था अभी, आपको याद है, मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी, नोटबुक। तो मैक्स फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर नहीं बना है आज तक, तो इस तरह इसका बी हो जाएगा। सबसे तेज कौन सा है? सबको पता है सबसे तेज कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह हमने पहला लेसन किया है, इसी तरह सारे लेसन हम करेंगे। और उसके अलावा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन प्लस आरएससीटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये लेसन मैंने विस्तारित रूप से इसलिए समझाया है कि ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको। थैंक यू।